तो स्वागत है आपका एक नई क्लास में। आज हम पढ़ेंगे राउल्ट का नियम। तो इसके लिए एक हम बर्तन लेते हैं। ये इसके अंदर विलायक भरा है। ये है विलायक। इसमें हम अवाष्पशील वैद्युत अनावगट्य जब मिलाते हैं, अवाष्पशील अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाते हैं, तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनापघट्य मिलाते हैं तो इसके विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन जो होता है वो विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जो हमने मिलाया है इसमें, इसे बोलते हैं विलेय। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होगा जो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा। समझेंगे? तो इसे हम लिखेंगे, जब किसी विलायक में जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब का विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन आपेक्षिक अवनमन विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। तो ये नियम कहता है कि जब किसी विलायक में अवाष्पशील अवाष्पशील का मतलब होता है जिसकी वाष्प ना बने। जिसकी वाष्प बन जाए वो हो गया वाष्पशील। जिसकी वाष्प ना बने उसे क्या बोलते हैं? अवाष्पशील। जैसे तेल हो गया, शहद हो गया। और होता है वैद्युत अनपघट्य। एक होते हैं वैद्युत अपघट्य, एक होता है वैद्युत अनपघट्य। तो वैद्युत अनपघट्य का मतलब होता है कि जिसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो उसे कहेंगे हम वैद्युत अनपघट्य। जैसे हो गया यूरिया और ग्लूकोज। वैद्युत अपघट्य होता है जैसे नमक। नमक के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित हो जाती है तो उसे कहते हैं हम वैद्युत अपघट्य। तो वैद्युत अनपघट्य का मतलब होता है कि जिसके जलीय विलयन में वैद्युत धारा प्रवाहित ना हो। तो जब किसी विलायक में अवाष्पशील वैद्युत अनपघट्य मिलाया जाता है तो विलयन के वाष्प दाब। अब ये वाष्प दाब क्या होता है? वाष्प के द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे वाष्प दाब कहा जाता है। जैसे हमने देखा होगा कि जैसे हमने देखा है कि
अगर हम किसी बर्तन में पानी को गर्म करें और उसके उसे ढकने के लिए ऊपर से एक प्लेट रख दें, तो प्लेट पर लगातार ये वाष्प के द्वारा दाब लगाया जाता है, जिससे प्लेट बार बार ऊपर उठती रहती है। और तो इसी दाब को, जो प्लेट पर वाष्प के द्वारा दाब लगाया जाता है, उसे वाष्प दाब कहा जाता है। तो वाष्प दाब का आपेक्षिक अपवमन, यानी वाष्प दाब में जो कमी आती है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। यानी जो वाष्प दाब, विलयन के वाष्प दाब में जो कमी आती है वो विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। तो लिखेंगे विलयन के वाष्प, विल, लिखेंगे विलयन विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन, यानी जो वाष्प दाब में कमी आती है उसे अवनमन कहते हैं। अवनमन का मतलब होता है कमी। वो बराबर होगा विलेय के मूल प्रभाज के, विलेय के मूल प्रभाज। तो विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन होगा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट। और विलेय के मूल प्रभाज, तो जिसके मूल प्रभाज निकालना है उसके मोलों की संख्या ऊपर रहेगी, तो विलेय के मोलों की संख्या ऊपर रहेगी अवपान में सभी घटकों के मोलों की संख्या, यानी विलेय के मोलों की संख्या प्लस विलायक के मोलों की संख्या। तो इसे कहते हैं विलेय का मोल प्रभाज। जहां पी नॉट, इसे कहते हैं विलायक का मूल प्रभाज, सॉरी विलायक का वाष्प दाब, विलायक का वाष्प दाब। जो पीएस होता है उसे कहते हैं विलयन का वाष्प दाब, विलयन का वाष्प दाब। स्मॉल एन विलेय के मोलों की संख्या, जो कैपिटल एन है, इसे कहते हैं विलायक के मोलों की संख्या। इसके बाद हम पढ़ेंगे राउल्ट के नियम की सीमाएं, यानी सीमाएं, यानी किस किस पर यह नियम लागू होता है। सीमाएं, तो पहली सीमा है इसकी, यह केवल तनु बेलनों पर लागू होता है। यह केवल यह केवल तनु बेलनों पर लागू होता है। मतलब ये केवल तनु बेलनों पर लागू होगा, यानी सांद्र बेलन पर लागू नहीं होगा। नंबर दो, यह नियम
वैद्युत अनपघट्य वैद्युत अनपघट्य पदार्थ पर अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। ये केवल वैद्युत अनपघट्य पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। विद्युत अनपघट्य पदार्थ क्या होते हैं? वे पदार्थ जिनके जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, तो उन्हें बोलते हैं वैद्युत अनपघट्य। नंबर 3, यह नियम अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है। तो यह केवल अवाष्पशील पदार्थ के विलयन पर लागू होता है, यानी जिसकी वाष्प नहीं बनती उन पर लागू होता है। जिनकी वाष्प बनती है यानी जो वाष्पशील है उन पर लागू नहीं होता।